हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है हमारा एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। तो हमने कोशिश ये की है कि जो भी एमएसएमई सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़ है उसको कवर कर सके, साथ ही जो इसकी इंपॉर्टेंट स्कीम है उसको भी कवर करने की हमने कोशिश की है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूंगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एमएसएमई के, उनका नाम क्या है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी इंटरप्राइजेस माइक्रो में आती है, स्मॉल में आती है, मीडियम में आती है। तो देखो, जो हमारा क्लासिफिकेशन का मेथड है ना, वो डिपेंड करता है हमारे टू क्राइटेरियाज पे। वो कौन कौन से हैं? एक है इन्वेस्टमेंट, एक है एनुअल टर्नओवर। अब देखो, जाहिर सी बात है, मैंने कोई इंटरप्राइजेस खोली है, ठीक है, कोई भी कंपनी खोली है, तो जाहिर सी बात है उसको खोलने में कुछ ना कुछ तो लागत आई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा तब जाके वो खुली होगी, और साथ ही साथ वो साल के बाद कुछ ना कुछ तो पैसा मेरे को देगी। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने कैटेगराइज किया कि कौन सी मेरी कंपनी जो होगी वो माइक्रो होगी, स्मॉल होगी या मीडियम होगी। ठीक है, तो देखो, जिसको खोलने में, जिसमें इन्वेस्टमेंट में खर्चा आ रहा है आपका 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर जो आ रहा है वो 5 करोड़ से कम आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का खर्चा 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम, तो वो आएगी आपकी माइक्रो कैटेगरी में। ठीक है, वहीं अगर इन्वेस्टमेंट का खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा आ रहा है पर 10 करोड़ से कम आ रहा है, और टर्नओवर जो है वो मेरा 5 करोड़ से ज्यादा है पर 50 करोड़ से कम है, तो वो आएगा हमारी स्मॉल कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं मीडियम की, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का खर्चा 10 करोड़ से ज्यादा है पर 50 करोड़ से कम है, और वही टर्नओवर की बात करूं तो 50 करोड़ से ज्यादा है और 250 करोड़ से कम है, तो ये आ जाएगी मेरी मीडियम कैटेगरी में। तो इससे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूज की। तो देखो, जो पीएम मोदी जी है ना, उन्होंने क्या किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था उद्यमी भारत। अब ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च है? क्योंकि यहाँ पे 3 स्कीम्स का जिक्र हुआ है। ठीक है, 3 स्कीम्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये उद्यमी भारत प्रोग्राम हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहली स्कीम है यहाँ पे रैप स्कीम। ठीक है, देखो, रैप की आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या है? देखो, फुल फॉर्म समझ आ गई ना आपको, तो आपको स्कीम के बारे में मोटी मोटी नॉलेज हो जाएगी कि है क्या चीज। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, मतलब एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है कुल मिला के। ठीक है, अब इसमें है क्या? देखो ना, इसमें बेसिक लॉजिक ये है कि स्टेट और सेंटर जो है वो मिलकर काम करेंगे एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब बात क्या होती है, देखो ना, जो स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, कोई कंपनी आपने सेटअप करनी है तो हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, और सेंटर के अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो इस चीज से क्या होता है कि बड़ी दिक्कत आती है लाइसेंस वगैरह में। ठीक है, तो उसको ईज आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, कि स्टेट और सेंटर आपस में, ठीक है, लिंक करके आपस में डिसाइड करके थोड़े रूल्स इजी करेंगे ताकि एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, देखो, जो 25 स्टेट है ना और एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है, उन्होंने आपस में सेंटर के साथ डील कर लिया कि हम आपस में मिलकर काम करेंगे एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, जो हमारी रैंप है ना, ये स्कीम, इसका हमारे को रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो ये दिया था आपका यूके सिन्हा कमेटी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यूके सिन्हा कमेटी ने, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अब अगली बात करते हैं हम। तो अगली क्या है हमारी? सीबीएफटीई। सीबीएफटी की फुल फॉर्म क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर। अब यहाँ पे देखो, एग्जांपल से मैं बताता हूँ। समझ लो, मैंने सोचा कि यार मैं अगरबत्ती का बिजनेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं अगरबत्तियां बनाने लग पड़ा। जब मैं स्टार्टिंग की तब मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दिया अगरबत्ती का बिजनेस बनाना, पर मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल पड़ा, काफी ज्यादा अच्छा चल पड़ा। ठीक है, कि मेरा इतना अच्छा चल पड़ा कि मेरे बाहर से ऑर्डर आने लग पड़े मेरे को। अब देखो, मेरे को बाहर ऑर्डर भेजने, तो उसके लिए मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पर मैं अब गांव में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट की, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं करना है, ये इनका पोर्टल है, इस पर मैंने अप्लाई करना है, और गवर्नमेंट मेरे को खुद गाइड करेगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको क्या क्या गाइडलाइंस यूज करनी पड़ेंगी, आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस बार उसकी चीज, उस एक्सपोर्ट के रिलेटेड सारी डिटेल मेरे को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये स्कीम इसलिए है कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसको एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं है, वो हमसे हेल्प ले, हम पूरी हेल्प करेंगे उसकी। ठीक है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी? ये हुई थी लॉन्च आपकी 2008 में। अब ये क्या है? देखो, ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, मतलब कि आपको सब्सिडी मिलेगी। आपने कोई प्रोजेक्ट खोला है, ठीक है, उस पर आपने खर्चा किया, तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया है? इसमें मॉडिफिकेशन की है। देखो, ये जो स्कीम है ना, ये लॉन्च किसने की है? लॉन्च तो एमएसएमई ने की, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, पर इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट करता है खादी इंडिया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट कौन करता है?
खादी इंडिया। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया है, तो देखो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसको कितनी सब्सिडी मिलती थी पहले, 25 लाख तक की, तो इसको चेंज करके कितना कर दिया, 50 लाख। ठीक है, साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर है उसको कितनी सब्सिडी मिलती थी, 10 लाख की, उसको चेंज करके कितना कर दिया, 20 लाख। साथ ही साथ इसमें देखो अभी डिसाइड नहीं किया कितना देंगे, पर इसने जिक्र किया है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, अगर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में खुलेंगे तो उनको थोड़ा और बेनिफिट दिया जाएगा, पर कितना बेनिफिट वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, अगर वो कोई सेटअप करते हैं, ठीक है, तो उनको भी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी अलग से, पर कितनी दी जाएगी इसका डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 18th मीटिंग हुई थी हमारी एमएसएमई की, जहां डिसाइड हुआ था जो हमारा उद्यम पोर्टल है और जो हमारा एनसीएस पोर्टल है, इनको आपस में टाई अप किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो उद्यम की इंफॉर्मेशन है वो एनसीएस पोर्टल यूज कर सकता है और एनसीएस की इंफॉर्मेशन उद्यम यूज करेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, कुल मिला के ये चीज समझने वाली है। देखो, जो उससे पहले समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, उद्यम पोर्टल क्या चीज है और एनसीएस क्या चीज है। देखो, एक पर्सन है, ठीक है, उसके लिए सरकार ने बना रखा है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड क्या होता है, उसमें होता है एक यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है, देखना कभी दो आधार कार्ड का यूआईडी नंबर जो होता है वो सेम नहीं होता, सबके अलग अलग है। और साथ ही आधार कार्ड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर्सन का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड से मिल जाती है। तो वैसे मैंने समझ लो कोई एंटरप्राइजेस सेटअप की, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उद्यम पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उससे क्या मिलेगा, मेरे को उद्यम नंबर मिलेगा। अब ये जो उद्यम नंबर है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, आधार कार्ड किसका, एंटरप्राइजेस का, एक तरीके से शॉर्ट में समझने के लिए, कि वो एक तरीके से मेरी इंटरप्राइजेस का आधार कार्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स है। एक तो उद्यम नंबर जो कि सबका यूनिक होता है, ठीक है, दूसरी बात मेरी इंटरप्राइजेस का मतलब सेटअप कौन सी डेट को हुई है वो होगा, साथ ही साथ उसका एड्रेस होगा, फिर उसको जो चला रहा है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगी। जैसे अगर मेरी इंटरप्राइजेस है तो मेरे वहां कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगी कि इस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ मेरी इंटरप्राइजेस किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कि मैं रिटेलर हूँ, होलसेलर हूँ, कि मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी है, कि मैंने कॉबलर शॉप खोल रखी है, कि मैंने क्लोथ शॉप खोल रखी है, जिस चीज की भी मैंने शॉप खोल रखी है या जिस फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां दी गई होगी। ठीक है, साथ ही साथ फिर दूसरी बात समझते हैं हम कि एनसीएस क्या है, नेशनल करियर सर्विस। समझ लो मैं एक बेरोजगार अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है, जो जो मैंने डिग्री कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, जो भी मैंने क्वालिफिकेशन ले रखी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपलोड कर दूंगा इस पोर्टल पे। अब उससे फायदा क्या होगा कि जो भी मेरे मेरे रिलेटेड जॉब्स होंगी, ठीक है, उसका सजेशन मेरे को आता रहेगा इस पोर्टल से। साथ ही साथ ये एक तरीके से करियर गाइडेंस भी करता है कि आप आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस अपने करियर में यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आप इस करियर को चूज कर सकते हो एज पर योर क्वालिफिकेशन। अब इन दोनों के टाइप होने से क्या हुआ, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे समझो, देखो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि देखो समझ आ गया तो पढ़ने का मजा अलग आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। तो समझ लो जैसे मेरी एक आईटी कंपनी है, ठीक है, तो मैंने अपनी एक आईटी कंपनी खोली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उद्यम पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मैंने उद्यम पर रजिस्टर करा तो इन्होंने भाई इन्फॉर्मेशन दे दी इनको कि भाई एक नई नई आईटी कंपनी खुली है, जो आईटी के बेरोजगार हैं उनको दे दो सजेशन। ठीक है, तो ये सजेशन दे देगा अपने आईटी वाले जो भी लोग होंगे जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक वगैरह कर रखे हैं, उनको बोल देगा कि भाई ये आईटी की नई कंपनी खुली है, इनसे कांटेक्ट कर लो। तो ये जैसे ही मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो दो चीजें होंगी, एक मेरे को मिल जाएंगे एम्प्लॉयज, ठीक है, दूसरा इनको क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको रोजगार मिल जाएगा, दोनों का भला हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये टाइप करने की सोची है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, लैंडमार्क अचीव किया उद्यम पोर्टल ने, क्या 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है एमएसएमई की उद्यम पोर्टल पे। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है, ये भी रोजगार और बढ़ेगा। साथ ही साथ देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या कि उद्यम रजिस्ट्रेशन डाटा जो है, ठीक है, उद्यम पे जो भी रजिस्टर कर रहा है उसका डाटा शेयर करने की बात हुई है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है किस मिनिस्ट्री के साथ, कि वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का डाटा शेयर करेगी। तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बात आती है आपकी, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, एमएसएमई की एक मीटिंग हुई थी, कहाँ, इम्फाल में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या डिसाइड हुआ है, ट्रेड्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड्स क्या चीज है। तो देखो ट्रेड की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, समझ लो एक होता है, देखो एक होता है होलसेलर, एक होता है दुकानदार, ठीक है, छोटे मोटे रिटेलर। तो क्या होता है, ये सारा सामान होलसेलर से लेता है। अब होलसेलर ने समझ लो इसको सामान दिया है 50 लाख का, ठीक है, तो ये बदले में इसको इनवॉइस दे देगा, बोलेगा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपका सामान ले लिया है, ठीक है, 1 मंथ बाद मैं आपको 50 लाख दे दूंगा, तब तक गारंटी के लिए ये इनवॉइस रख लो। अब इसी बीच क्या होता है, होलसेलर को पड़ती पड़ती है पैसों की जरूरत, तो वो क्या करेगा,
वो इस इनवॉइस को लेके जाएगा कंपनी के पास, ठीक है, कि मेरे पास देखो इस बंदे की गारंटी है कि ये मेरे को 50 लाख रुपए देगा, मैंने इसको 50 लाख का सामान दिया है, तो आप मेरे को बदले में कुछ पैसे दे दो। तो जो कंपनी है ना वो उसको 50 लाख का पैसे नहीं देगी, 50 लाख का लोन नहीं देगी, इसको डिस्काउंट रेट पे, डिस्काउंट रेट मतलब इससे कम, वो शायद 20 लाख दे दे या 30 लाख दे दे, ठीक है, एज पर देयर रूल्स, वो जो भी होगा, तो उसके हिसाब से इसको थोड़े डिस्काउंट रेट पे, मतलब 50 लाख से कम पे लोन दे देगी, मतलब 20 लाख 30 लाख रुपया लोन दे दिया। अब 1 महीने बाद जब ये बंदा इसको पैसे लौटाएगा तो वहां से ये लोन बंद कर देगा। तो ये होता है आपका ट्रेड सिस्टम, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें होता क्या है, क्रेडिट मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्रेडिट अगेंस्ट इनवॉइस एट डिस्काउंटेड रेट। तो ये कंसेप्ट था इसका। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या किया है, 3 जनों को ठेका दे दिया इस चीज का, किस चीज को, इनवॉइस मार्ट, एमआई M1 एक्सचेंज और RXIL को, इन 3 जनों को ठेका दिया इस चीज का, ठीक है, ट्रेड सिस्टम को आगे और प्रमोट करने का। साथ ही साथ आरबीआई ने एनबीएफसी के साथ भी टाई अप किया था इसके लिए, ट्रेड्स के लिए, वो कौन सी थी, C2FO। इस एनबीएफसी के साथ आरबीआई ने भी टाई अप किया है ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो ट्रेड्स की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आज इन तीनों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली है हमारी स्फूर्ति स्कीम, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ से अगर आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ोगे ना, वहीं से आपको इसका मतलब समझ जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 में, और इसको मॉडिफाई कब किया था, 2014 में, ठीक है। जैसे मोदी जी आए इन्होंने थोड़े इसमें फेरबदल किए। देखो स्कीम की फुल फॉर्म पढ़िए आप, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे कि हम शुगर केन से गुड़ बनाते हैं, ठीक है, फिर शहद का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ये सब जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, जो उनको वो काफी कम, मतलब काफी कम स्केल पे वो चीजें होती हैं, ठीक है। और लोग काफी, जैसे गांव होगा एक, तो 2 जने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, छोटे स्केल पे होता है क्योंकि स्केल छोटा है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो छोटे स्केल पे कर रहे होते हैं। तो 2 जने यहाँ करेंगे, 2 जने 5 किलोमीटर आगे कर रहे होते हैं, फिर 5 जने 10 किलोमीटर आगे कर रहे होते हैं। तो सरकार ने क्या कहा कि आप एक क्लस्टर बनाओ, ठीक है, क्लस्टर बनाओ, ठीक है, उसमें बंदों को जोड़ो। अगर आपने जोड़ दिए 500 तक, 0 से 500 तक बंदे जोड़ दिए, ठीक है, तो आप आ जाओगे कौन से क्लस्टर में, रेगुलर क्लस्टर में। और अगर आपने 500 से ज्यादा बंदे जोड़ दिए तो आप आ जाओगे मेजर क्लस्टर में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, सरकार देगी आपको फंडिंग कितनी, 2.5 करोड़ देगी रेगुलर के लिए, और 5 करोड़ देगी आपको मेजर के लिए। आप एक जगह आओ, फंडिंग हम देंगे, वहां पे आपके लिए सेटअप करेंगे, और आप वहां पे जाके इकट्ठे होकर काम कीजिए ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि ये जो इस बारी ना 65 क्लस्टर अप्रूव्ड हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उनको कितने की मदद मिलेगी, 186.26 करोड़, 186.26 करोड़ की मदद मिलेगी, ठीक है। और टोटल बंदे कितने जुड़े हैं, 36,258, ठीक है। और देखो टोटल क्लस्टर कितने हो गए इंडिया में, 266, जिसमें से कि 104 जो हैं वो जनवरी से लेकर नवंबर तक के बीच में जुड़े हैं, ठीक है, क्लस्टर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, स्फूर्ति मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में, जिसमें कितने थे, 100 मास्टर थे, 50 क्लस्टर के 100 मास्टर थे, उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए थे। ये काम की चीज नहीं है, मेन चीज क्या है, स्फूर्ति मेला, जो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यू दिल्ली में। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका MSc CDP। तो देखो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी हमने क्लस्टर पढ़ा था पीछे स्फूर्ति में, ठीक है, ये उस क्लस्टर से थोड़ा अलग है। वो क्लस्टर की बात हो रही थी पर्संस की, ठीक है, कि पर्संस को कंबाइन करना है। यहाँ क्लस्टर की बात हो रही है इंटरप्राइजेस की, यहाँ किसको कंबाइन करना है, इंटरप्राइजेस को। जैसे समझ लो एक शहर है, एक कंपनी यहाँ खोल रही है, दूसरी यहाँ खोल रही है, तीसरी यहाँ खोल रही है, चौथी यहाँ खोल रही है, तो इन सबको सर्विसेज देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये सारी कंपनीज ना ऐसे अलग अलग ना खुल के एक जगह खुल जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खुले, तो इनको सर्विस देना आसान हो जाएगा। क्यों, ये पता है क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल एरिया वाला कंसेप्ट, कि एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे और वहां सारा सेटअप करो। क्यों, फिर आपको एक साथ ही सबको हम बिजली पानी ट्रांसपोर्टेशन सब सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखो उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस साल देखो 24 प्रोजेक्ट टोटल पास हुए हैं, जिसमें टोटल कॉस्ट कितनी है, 513 करोड़ की, ठीक है। जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना देगी, 364 करोड़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 364 करोड़। और जो इनमें इनमें से 5 है ना, वो कंप्लीट भी हो गए हैं, कब, 1 जनवरी से लेके 30 नवंबर 2022 तक वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, 513 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है, 364 करोड़। ऐसा क्यों, तो वो आगे नीचे समझते हैं। देखो
इसमें इसके अंदर ना दो चीजें हैं, एक तो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाई जाएगी। जो हमारा सीएफसी है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उसमें क्या है, अगर जो कॉस्ट आ रही है हमारी प्रोजेक्ट की वो 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, ठीक है, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना फंडिंग करेगी, 70%। पर वहीं अगर कॉस्ट जो है वो हमारी 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंडिंग करेगी, 60%। ठीक है, ये है पूरे इंडिया का क्राइटेरिया। पर ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, साथ में हिल स्टेट है, हिल स्टेट कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, फिर लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है, साथ में साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो अगर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, 10-10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 10% और जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि 5 से 10 करोड़ में कितना कर रही थी पहले, 70%, पर इन एरियाज में कितना करेगी, 80%। वहीं 10 से 30 करोड़ में कितना कर रही थी, 60%, पर इन एरियाज में कितना करेगी, 70%। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो क्योंकि देखो ना, जो हिल एरिया वगैरह है वहां पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा आती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत होती है। अब पहाड़ी पे आपका ट्रक तो जाएगा नहीं, फिर घोड़े गधे घोड़ों पे, वो खच्चर वगैरह पे ईंटें धोनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस अलग लगते हैं। ठीक है, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो समझ लो अगर मैंने नई कंपनी को खोलनी है, ठीक है, नया सेटअप लगाना है सब कुछ, और मेरी कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60% इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, पर वहीं अगर मेरी पहले से सेटअप हो रखा है सब कुछ, ठीक है, और मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, और मेरी कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, तो वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा मेरे को, 50% का। पर यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, हिल एरिया का 10-10% एक्स्ट्रा जोड़ लो। अगर नई नई सेटअप कर रहा हूं मैं और 5 करोड़ से 15 करोड़ मेरा खर्चा आ रहा है, तो पहले कितना था, 60% ऑल ओवर इंडिया, पर उन एरियाज में कितना है, 70%। वहीं अगर मैं पुरानी चीज को मॉडिफाई कर रहा हूं और मेरा कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ से 10 करोड़, तो वहां पे मेरे को मिल रहे थे 50%, पर इन एरियाज में मेरे को कितना मिलेगा, 60%। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका एमएसएमई चैंपियंस। अब देखो जी, ये स्कीम है ना, इसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, ठीक है, जो कि लॉन्च हुई थी आपकी 10 मार्च 2022 को। इसके 3 पैरामीटर है, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब जो आइडिया आप डेवलप करते हो, ठीक है, साथ में साथ उस आइडिया का डिजाइन आप प्रोटोटाइप बनाओगे, और आईपीआर क्या है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, आपको इसमें क्या करवाना पड़ेगा, वो आइडिया पेटेंट करवाना पड़ेगा। अब देखो, जो मार्च में स्कीम लॉन्च हुई थी ना, ये स्कीम लॉन्च हुई थी एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन में। ठीक है, अब उसको देखो, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्यों, क्योंकि देखो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने 20.57 करोड़ रुपीज रिलीज किए, किस चीज के लिए, 257 आइडियाज के लिए, जो कि अप्रूव्ड हुए थे एमएसएमई हैकाथॉन में। अब उसको देखकर क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2.0 दोबारा लॉन्च किया है, कब, गांधी जयंती वाले दिन। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, आपके कोई आइडिया है, अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ और अप्रूव हुआ, तो आपको कुछ धनराशि मिलेगी उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, साथ ही साथ उस आइडिया को पेटेंट करवाने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने पेटेंट हो रखे हैं इस वक्त, 126 पेटेंट्स हो रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो एमएसएमई चैंपियन में ना एक है एमएसएमई सस्टेनेबल जेडईडी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मतलब कि जितना ज्यादा आपकी जो इंटरप्राइजेस है उसमें जितना कम डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब जितना कम डिफेक्ट होगा उतने ज्यादा आपकी एमएसएमई को पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें 3 कैटेगरीज है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। डिफेक्ट मतलब, और जीरो डिफेक्ट मतलब कि जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ भी चीज बना रहे हो, एकदम एग्जैक्ट बननी चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, रिसोर्सेज कम वेस्ट होती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है, इसलिए इनको आप कैटेगराइज कर रहे हो 3 कैटेगरी में, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, जो आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये क्या होती है, हम लास्ट स्लाइड में यही डिस्कस करेंगे, क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होती है। उसमें आपको देखो, उसमें आपको कवरेज कितना मिलता है, 85% का। ठीक है, पर अगर आपके पास ये जेड सर्टिफिकेट है ना, तो आपको 10% एडिशनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होती है, आगे पढ़ेंगे लास्ट स्लाइड में हम। इससे पहले पढ़ लेते हैं। देखो, जो एमएसएमई सेक्टर का प्रमोशन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सिक्किम रीजन में, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मिनी टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेगी, साथ ही साथ डेवलप करेगी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, मतलब वही एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया टाइप। ठीक है, और डेवलपमेंट होगा टूरिज्म सेक्टर के लिए। तो इस स्कीम में अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। कहाँ कहाँ, 2 मिजोरम में, एक त्रिपुरा में और एक असम में। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है उसकी, 28.19 करोड़। और साथ ही साथ एमएसएमई ने एक वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या है आपका, NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रमोशन.msme.gov.in। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्लाइड की तरफ। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो न्यूज है ना, इनको कवर कर लेते हैं फटाफट, फिर इसको आराम से पढ़ेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम को। तो देखो सबसे पहले क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या किया है, सेवाग्राम औद्योगिक महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पे, वर्धा में। वर्धा कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कब किया था, गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, MGIRI। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, MGIR की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये भी वर्धा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, फिर दूसरी बात आ रही है आपकी, ग्लोबल एमएसएमई कन्वेंशन फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री हुई थी, कब हुई थी, 16 से 17 नवंबर को। किसके साथ पार्टनरशिप किया था, AIPMA के साथ। ठीक है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ। और ये कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, गोवा में हुई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अब देखो होता क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम ने ना क्या किया है, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एमएसएमई है, ठीक है, प्लस सिडबी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिडबी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम क्या था, CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे मीडियम का जिक्र नहीं है, ये बात याद रखना, मीडियम कैटेगरी वाली कंपनीज नहीं आएंगी, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए। ठीक है, अब बोला क्या, देखो इन्होंने बोला कि अगर आपको कभी भी लोन चाहिए ना 2 करोड़ तक का, आप बैंक जाओ लोन ले लो, चाहे आपके पास बदले में कुछ है देने को कि नहीं। देखो जाहिर सी बात है, आप जैसे कि मैं एज अ पर्सन जा रहा हूँ बैंक, ठीक है, मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक बदले में कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवाएगा, चाहे गोल्ड हो गया, ठीक है, या आपकी सैलरी हुई, ठीक है, या प्रॉपर्टीज के पेपर, कुछ भी है, XYZ आपसे बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, कोलेटरल लेता है। कोलेटरल का मतलब क्या है, गिरवी रखना कुछ ना कुछ। ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल भाषा में समझेंगे, कोलेटरल का मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना। पर यहाँ पे इसने क्या कहा, CGTMSE ने, कि आप जाइए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, आप जाइए बैंक में 2 करोड़ तक का लोन लीजिए कोलेटरल फ्री। ठीक है, कोलेटरल फ्री। अब यहाँ पर दिक्कत किसको होगी, बैंक और NBFC को दिक्कत होगी कि भाई हम बदले में कुछ लेंगे नहीं और कल को बंदा पैसे ना दे तो हमारा तो लॉस हो गया, सारे पैसे गए। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, CGTMSE कहता है कि आप बेखौफ होकर पैसा दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसे हम देंगे। ठीक है ना, आप लोन दीजिए, पैसे हम देंगे। ठीक है, अब कितना पैसा देंगे वो कैटेगराइज किया है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, देखो दो चीजें मेन है, बाकी टेबल मैंने बनाया, अगर आपको डीप में पढ़ना तो टेबल पढ़ लेना, कोई चक्कर नहीं है। मेन बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है, कितनी गारंटीज हुई, टोटल 7.07 लाख की गारंटीज हो गई हैं, किसके द्वारा, CGTMS की द्वारा। और उनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, 60,376 करोड़। ठीक है, 60,376 करोड़ की इवेल्युएशन है उन सबकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि, और मेन बात क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, अप टू 200 लाख, 200 लाख यानी कि 2 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस है, ठीक है, और अगर वो लोन लोन लेती है 5 लाख का, तो उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 85% की गारंटी मिलेगी। मतलब कि बैंक अगर माइक्रो को 5 लाख का लोन देता है और वो बंदा पैसे वापस नहीं करता है, तो 85% कौन दे देगा, ये दे देगा। तो 85% कितना हुआ, 5 लाख का, 5 लाख का 10% हुआ 50,000, और 5% 25,000, 75, यानी कि 4.25 लैक्स। ठीक है, ये कौन देगा, CGTMSE। ऐसे ही 5 से अगर 50 लाख का लोन है तो 75% हो जाएगी गारंटी, और आगे 75। ठीक है, तो यहाँ पे सब कैटेगराइज किया हुआ है। मेन ये है कि आपको मैक्सिमम मैक्सिमम गारंटी कितनी मिल सकती है, 85%। ठीक है, और वुमेन्स को कितनी मिलेगी, 85%। SC ST को कितनी मिलेगी, 85%। तो ये था हमारा मेन लेक्चर। ठीक है, ये हमने कोशिश की कि जितना कवर हो सके करेंगे, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ढंग से डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।